हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ सप्लाई समझा था कि एग्जैक्टली क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई, किस तरीके से सप्लाई पॉजिटिवली रिलेटेड है प्राइस से, रादर टू बी वेरी प्रिसाइज क्वांटिटी सप्लाइड किस तरीके से रिलेटेड है प्राइस से, और वो पॉजिटिवली डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब हम देखेंगे कि वो डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों है, क्यों सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। It has been observed from the experiences in the real world that price of the product and quantity supplied of it by the firms producing it are positively related to each other. तो एक्सपीरियंस से उनको पता चला कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है और प्राइस जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, दैट इज हायर प्राइस मोर सप्लाइड एंड वाइस वर्सा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ऑब्वियसली दूसरी चीजों को आप कांस्टेंट रखोगे। In analyzing the relation between price of the commodity and quantity supplied, given ceteris paribus assumption, we are in fact dealing with supply function this. यानी quantity supplied is the function of price of itself, price of that particular commodity. S is nothing but F की जगह पर उन्होंने S लिख दिया है। This positive relationship between price and quantity supplied is an important law of economics. Yes, जैसे law of demand है वैसे ही law of supply important है। How do we explain it? It should be remembered that the firm are driven by profit motive. तो सबसे पहली चीज प्रॉफिट आपको याद रखना है। फर्म्स क्या करते हैं, प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं। काम ही अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, तो प्रॉफिट मोटिव पे डिपेंड करते हैं। हायर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गिवन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आउटपुट, यानी कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्राइस बढ़ गया, मेक्स इट प्रॉफिटेबल टू एक्सपांड आउटपुट। तो अगर प्राइस बढ़ गया कॉस्ट तो उतना ही लग रहा है, तो अगर कॉस्ट उतना ही लग रहा है, प्राइस अचानक से बढ़ गया किसी रीजन के वजह से, तो एज अ फर्म एज अ प्रोड्यूसर मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो मैं आउटपुट को बढ़ा दूंगी, यानी सप्लाई को बढ़ाऊंगी एंड ऑफर मोर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर सेल। तो प्राइसेस बढ़ चुके हैं, मैं ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगी और उसको सेल के लिए रखूंगी। दस हायर प्राइस सर्व्स एज एन इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट। ज़्यादा प्राइस होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इंसेंटिव है कि मुझे पैसे ज़्यादा मिले, इस वजह से मैं आउटपुट को बढ़ाऊंगी और सेल के लिए क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दूंगी। द हायर द प्राइस ग्रेटर द इंसेंटिव फॉर द फर्म टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट टू increase profit, other things remaining the same। वही सेंटेंस को उल्टा लिखा है। The basic reason behind law of supply, that is positive relation between price and quantity supplied, is the way cost changes as output is expanded to offer more for sale। अब देखो, जो पॉजिटिव रिलेशन है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से कॉस्ट चेंज हो रहा है। जब हम आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, यानी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो उस बेसिस पे कॉस्ट चेंज हो जाएगा ताकि हम ज़्यादा ऑफर कर सकें। Further, the changes in the quantity supplied of the product following the change in its price also depends on the possibility of substitution of one product for another। जब प्राइस चेंज होता है, लेट्स से ए कमोडिटी और बी कमोडिटी है जो मैं बना रही हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ दो कमोडिटी। अब जब ए का प्राइस बढ़ चुका है, ऑब्वियसली ए अगर मैं ज़्यादा बनाऊंगी तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं बी कमोडिटी से जो रिसोर्सेज है वो सब्सटीट्यूट करके ए कमोडिटी में डाल दूंगी। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर अनदर भी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा देता है। For example, if the price of wheat in the market rises, farmer will alter the cropping pattern, वो पैटर्न को बदल देगा so as to produce more of wheat by withdrawing land on other natural resources from cultivation of gram। समझो वो राइस या कोई और कमोडिटी, कोई और क्रॉप कल्टीवेट कर रहा है, तो वो
लैंड वहां से विड्रॉ करके, यानी वो क्रॉप रोक देगा, वो क्रॉप का प्रोडक्शन, जो भी क्रॉप है, राइस है, जो भी है, और वहां पे वीट का प्रोडक्शन करेगा एंड डिवोटिंग देम टू द प्रोडक्शन ऑफ वीट. दिस इज बिकॉज हाई मार्केट प्राइस फॉर वीट रिलेटिव टू ग्राम, क्योंकि प्राइस ज्यादा है वीट का इन रिलेशन टू द अदर क्रॉप, induces the farmer who aim at maximizing profit to use more resources for production of wheat and fewer resources for the production of gram. तो वो क्या करता है, वो फोर्स कर देगा अल्टीमेटली. प्रॉफिट में फार्मर का मोटिव है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मुझे वीट प्रोड्यूस करने में ज्यादा मिलेगा, तो वो वीट प्रोड्यूस करेगा एंड ग्राम का प्रोडक्शन कम कर देगा. To produce more of a product, firm have to devote more resources to its production, correct? अगर आपको प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी सप्लाइड, मुझे पता है कि प्राइस बढ़ गया है तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा मुझे, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई ऐसे ही तो नहीं बढ़ जाएगा, मुझे उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे मोर रिसोर्सेज यानी ज़्यादा इनपुट सभी डालने पड़ेंगे. When production of the product is expanded by using more resources, तब क्या होता है, जब हम ज्यादा resources अब use कर रहे हैं, diminishing returns to variable factor occurs. तब क्या होता है, diminishing returns to variable factors आ जाता है. अब diminishing returns to variable factor क्या है, let's have a look. मैं रफली सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि प्रोडक्शन कर्व जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. प्रोडक्शन कर्व के टाइम पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, तब आपको अच्छे से समझेगा. अभी के लिए मैं सिर्फ आपको रफली बता देती हूँ कि ये मेरा टोटल आउटपुट है, लेबर एंड कैपिटल मैं लगा रही हूँ, ठीक है. कैपिटल मैं शॉर्ट पीरियड की बात कर रही हूँ, शॉर्ट पीरियड में मैं कैपिटल बढ़ा नहीं सकती, तो कैपिटल को मैं 10 रख देती हूँ. अब क्या होगा, मैं लेबर को एम्प्लॉय करूंगी, पहले 0 लेबर होगा तो कुछ का आउटपुट ही नहीं बनेगा. फिर सेकेंड लेबर आया, फर्स्ट लेबर आया. फर्स्ट लेबर आया तो वो 10 कैपिटल, सारे 10 कैपिटल में तो काम करेगा नहीं, वो पहले कम क्वांटिटी बनाएगा, 1 या 2 कैपिटल, 1 या 2 मशीन, कैपिटल यानी मशीन्स ले लो, 1 या 2 मशीन्स पे काम करेगा, 1 या 2 मशीन्स पे काम करेगा तो वो आउटपुट कितना बना पाएगा, 10 यूनिट्स. अब सेकेंड लेबर आया, गिवन द 10 मशीन्स, अभी दो लेबर, ये सेकेंड लेबर है, तो अभी 2 लेबर मिलके क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्शन 25 कर देते हैं. फिर थर्ड लेबर आएगा, थर्ड लेबर क्योंकि मशीन्स बहुत ज्यादा है रिलेटिव टू द लेबर, अच्छे से वो लोग फटाफट काम कर रहे हैं इतने सारे मशीन्स पे, तो अब 45 यूनिट्स बना रहे. अब फोर्थ लेबर आ रहा है, अब फोर्थ लेबर जो है, फोर्थ लेबर के लिए मशीन्स बहुत कम है, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है. लेट्स मेक दिस मशीन्स 10 के जगह पर 5, तो जल्दी समझेगा. तो फोर्थ लेबर जो आता है उसके लिए मशीन बहुत कम अवेलेबल है. अगर एक जन 2 मशीन ले रहा है तो अभी फोर्थ लेबर के लिए मशीन बहुत कम है, तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा लेकिन बहुत कम रेट पे, यानी 60 कर देते हैं. अब फिफ्थ लेबर आया, फिफ्थ लेबर जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी फिफ्थ लेबर जो है उसके लिए कोई मशीन ही नहीं है, ठीक है. अब हम और बढ़ाते हैं, सिक्स्थ लेबर आया, जब सिक्स्थ लेबर आया मशीन तो 5 ही है, सिक्स्थ लेबर को एम्प्लॉय किया तो अभी वो रादर काम करवा नहीं रहा है, काम में दूसरे जो काम कर रहा है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो जो आउटपुट है वो इंक्रीज होने के बजाय कम हो रहा है.
ये 58 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे जैसे लेबर इंक्रीज हो रहा है तो एडिशनल लेबर का कितना आउटपुट हो रहा है। फर्स्ट वाले का 10 था, जब सेकंड वाला आया तो आउटपुट कितने से इंक्रीज हुआ, 15 से। थर्ड लेबर आया तो आउटपुट 20 से इंक्रीज हुआ। फोर्थ लेबर आया तो आउटपुट सिर्फ 15 से इंक्रीज हुआ। फिफ्थ लेबर ने तो कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया। सिक्स्थ लेबर में रादर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर दिया, कम हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। ये वेरिएबल फैक्टर था, वेरिएबल फैक्टर यानी यही था जिसको हम चेंज कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। ये फिक्स्ड फैक्टर था, फिक्स्ड था, मशीन फिक्स्ड था, फैक्टर यानी इनपुट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि कैसे विथ इंक्रीजिंग आउटपुट या इंक्रीजिंग लेबर, आउटपुट पहले इंक्रीज हो रहा है लेकिन आफ्टर अ पॉइंट इट इज डिक्रीजिंग। इस पॉइंट के बाद 20 के बाद वो डिक्रीज हो रहा है, 15 हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। जब हम वो टॉपिक करेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, हम उसे अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिलहाल के लिए मैंने ऊपर ऊपर से आपको समझा दिया है। ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। तो क्या होता है, अब इस डिमिनिशिंग रिटर्न्स के वजह से जो लेबर है जो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, फोर्थ लेबर था जो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, फिफ्थ लेबर था जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा था, तो क्या हो रहा है, उन पे कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा। Therefore, at higher additional cost of producing more units of output, it is profitable to produce more units of output only at a higher price, so as to cover the rise in additional cost per unit. तो प्रॉफिटेबल, अभी आप अचानक से प्राइस अगर सेम है, ठीक है, प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आप सोच रहे हो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाने का, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर के वजह से आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो ये कॉस्टिंग बढ़ने को कवर करने के लिए देयर शुड बी अ इंक्रीज इन प्राइस। तो आप तभी क्वांटिटी बढ़ाओगे जब प्राइस इंक्रीज होगा। तो एज अ प्रोड्यूसर व्हेन प्राइस इंक्रीजेस इट इज प्रॉफिटेबल कॉस्ट, क्योंकि बढ़ जाता है क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाने के लिए, तो प्राइस ज्यादा चाहिए। तो ऑलरेडी प्राइस बढ़ा हुआ है तो आपको लिए प्रॉफिटेबल होगा कि आप भले ही अभी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाओ, ताकि कॉस्ट भी अगर बढ़ेगा तो एटलीस्ट इतना नहीं कि प्राइस जितना बढ़ा है उतना कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, एडिशनल कॉस्ट होगा ऑब्वियसली। जैसे हमने देखा डिमिनिशिंग रिटर्न्स के वजह से आपका एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं जितना प्राइस में इंक्रीज है। प्रॉफिटेबल होगा तो आप बढ़ाओगे, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, लेट्स से प्राइस बढ़ा है लेट्स से 3 रुपीज से, लेकिन आपने जब प्रोडक्शन बढ़ाया तो आपका कॉस्ट बढ़ चुका 6 रुपीज से, तो आपका प्रॉफिटेबल नहीं होगा। उस केस में आप क्वांटिटी सप्लाई नहीं बढ़ाओगे। दैट इज अ सेकेंड थिंग कि प्रोडक्शन कब बढ़ाएंगे प्राइस इंक्रीज होने के बाद, कब नहीं, वो डिपेंड करता है कॉस्ट पे। अभी सिर्फ हमने ये देखा कि क्या रीजन है कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये कुछ रीजन है अपवर्ड स्लोपिंग होने का। सबसे पहला रीजन प्रॉफिटेबिलिटी देखा, दूसरा रीजन सब्स्टिट्यूट करता है, इसके वजह से सप्लाई बढ़ जाता है दूसरे कमोडिटी से। जैसे हमने देखा प्राइस ऑफ व्हीट बढ़ गया तो आप राइस से प्रोडक्शन हटा के व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ चुका है। थर्ड रीजन हमने देखा कि जब हम सोचते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने का तो क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है, कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इस वजह से कॉस्ट बढ़ने का कॉम्पेंसेशन होना चाहिए प्राइस इंक्रीज होने से। आपका कॉस्ट अगर बढ़ चुका है तो उसको कॉम्पेंसेट करना चाहिए। आप सेल करोगे तो प्राइस ज्यादा होना चाहिए मार्केट में, तभी आपका कॉस्ट कवर होगा, एडिशनल कॉस्ट।
तो प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, तभी जाके इंक्रीज इन क्वांटिटी, प्रोडक्शन बढ़ने का कॉस्ट कवर होगा। तो ये कुछ 3-4 रीजन है जिसके वजह से पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है लॉ ऑफ सप्लाई एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। नेक्स्ट क्लास में हम अजम्पशन देखेंगे, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहिए किसी भी टॉपिक रिलेटेड, मैथमेटिकल, इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, इकोनोमेट्रिक्स, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका नाम, उसके साथ साथ जो भी टॉपिक आपको चाहिए, जितना हो सके जल्दी मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगी। थैंक यू।